ठीक 7 बजे वो फिलाडेल्फिया की दूसरी मंजिल के लाउंज में पहुंच गया था, लेकिन यहाँ इसे कोई भी ना दिखाई दिया। कुछ देर इंतजार कर लेने में क्या हर्ज है, इसने सोचा। शायद 2 मिनट बाद बाएं जाने वाले कमरे से एक खूबसूरत लड़की बरामद हुई थी। देसी ही थी, लेकिन ब्लाउज और स्कर्ट में मलबूस थी। इमरान को देखकर मुस्कुराई और सर को खफीफ सी जुम्बिश देकर इसकी तरफ बढ़ती चली आई। ये एक यादगार मुलाकात साबित होगी, मिस्टर अली इमरान। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। नाश्ता कमरे में करेंगे, रूम सर्विस को फोन कर चुकी हूँ। जरूर जरूर, इमरान उठता हुआ बोला। वो इसका बाजू पकड़े हुए कमरे में लाई और दरवाजा बंद करके बोल्ड कर दिया। दरवाजा खुला रखो, शायद मुझे भागना पड़े, इमरान अहमकाना अंदाज में बोला। मैं नहीं समझी, तुम क्या कहना चाहते हो? खैर खैर, थोड़ी देर बाद तुम खुद ही निकाल बाहर करोगी। वैसे मैं सिर्फ वो तजवीज मालूम करने आया हूँ जो तुम बहैसियत कैप्टन फयाज पेश करने वाली थी। ओह वो, अच्छा ही हुआ कि तुम बर वक्त होशियार हो गए थे। मैंने पूछा था तजवीज क्या थी? नाश्ते के बाद। फिलहाल तुम खामोश बैठे रहो और मैं तुम्हें देखती रहूं। क्या रखा है मुझ में? कम से कम 2 मन गोश्त तो जरूर निकलेगा। ओह, तो क्या तुम कसाबों के काज से गद्दारी करने का इरादा रखती हो? इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की ने उठकर दरवाजा खोला और एक वेटर नाश्ते की ट्राली धकेलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। नाश्ते के दौरान खामोशी रही। कभी कभी इमरान उसे बड़े मगमूम अंदाज में देखकर ठंडी सांस लेता। वेटर के रुखसत होने के बाद गुफ्तगू का आगाज हुआ। ये बड़ी अजीब बात है, दफदन इमरान बोला। मेरा नाम अली इमरान है और तुम्हारा आलिया इमराना। अरे अरे, तुमने मेरा नाम भी बदल लिया। दाएं तरफ से आलिया और बाएं जानिब से इमराना लगती हो। मैं तुम्हें अपना नाम हरगिज नहीं बताऊंगी। मत बताओ, मेरे लिए यही काफी है कि कभी मेरी वालिद साहब बन जाती हो और कभी कैप्टन फयाज। मगर सवाल तो ये है कि तुम्हें नकल उतारने के मौके कब और कैसे मिले? बेशुमार अहम शख्सियतों की आवाजों के टेप मेरे पास मौजूद हैं। मैं इन्हें रिकॉर्ड पर चढ़ाकर मश्क किया करती हूँ। टेप तुम्हारे बॉस ने मुहैया किए होंगे। जाहिर है। अच्छा, तो पिछली रात क्या तजवीज थी मेरे लिए? यही कि मैं बहैसियत कैप्टन फयाज तुम्हें मशवरा देती कि मेकअप करके घर से बाहर निकल आओ। किसी जगह एक खाली गाड़ी तुम्हारी मुंतजिर होगी और इसी वक्त सरदारगढ़ रवाना हो जाओ। मकसद, इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती, लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि इस वक्त क्यों मिल बैठी हूँ। अरे तुम तो बताने की मशीन मालूम होती हो, जरूर बताओ। बॉस की तरफ से ये भी हिदायत मिली थी कि अगर तुम इस फोन कॉल से धोखा ना खाओ तो मैं तुमसे घुल मिल जाऊं और ये मालूम करने की कोशिश करूं कि तुम किस हद तक जानते हो। अच्छा, इमरान ने अहमकाना अंदाज में हैरत जाहिर की। हाँ, वो इसकी आंखों में देखती हुई बोली। तुमने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है तो मैं भी तुमसे कुछ ना छुपाऊंगा, ताकि हमारी दोस्ती दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। लेकिन मुझे तुम्हारी नाक की नोक बहुत अच्छी लगती है। शुक्रिया। हाँ, तो ये बताओ कि तुमने अपने एक दोस्त को सरदारगढ़ क्यों भेजा था? मैं इतना अहमक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी नाक की नोक की वजह से सब कुछ बता दूंगा। क्या तुम मुझे अपनी नाक पर उंगली रखने की इजाजत दे सकती हो? बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो। मैं खुद ही बताई देती हूँ कि मेरी नाक मसनूई है। मैं इस वक्त मेकअप में हूँ, असली शक्ल कुछ और है। मुझे तो यही अच्छी लगती है, लिहाजा मैं असली शक्ल के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। खैर, तो सुनो मेरी कहानी। वो इसे इस पर्स के मुतालिक बताने लगा जो उसे गले के गोदाम में मिला था। पर्स से 2 रसीदें निकली थीं जो सरदारगढ़ के 2 तिजारती इदारों से ताल्लुक रखती थीं। गालिबन इनसे शराबें और अद्वियात खरीदी गई थीं और रेखा चौधरी की तस्वीर भी बरामद हुई थी। सरदारगढ़ से अंदाजा लगाया कि वो कैप्टन फयाज का साला डॉक्टर सज्जाद ही हो सकता है जो किसी किस्म की मुश्किलात में पड़ा हुआ है। फिर डॉक्टर सज्जाद ने क्या बताया? कुछ भी नहीं। मैंने फोन पर बड़ी सफाई से कह दिया कि उसे कोई परेशानी नहीं, किसी ने बेपर की उड़ाई होगी। अगर तुम इस सिलसिले में कुछ बता सको तो मशकूर हूंगा। सुनो प्यारे दोस्त, मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरे लिए डॉक्टर सज्जाद भी नया नाम है। मुझे तुमसे सिर्फ ये पूछने को कहा गया था कि तुम्हारा कोई दोस्त सरदारगढ़ कैसे जा पहुंचा था। ओह, तब तो मैं बिल्कुल उल्लू हूँ। मैंने तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता दिया? मेरी नाक की नोक पसंद है ना तुम्हें? अच्छा, अब तुम ये बताओ कि रेखा चौधरी और प्रोफेसर एक्स के बारे में क्या जानती हो? ये नाम भी मेरे लिए नए हैं। वो एक शौकदागर है और रेखा चौधरी इसकी असिस्टेंट है।
लो, तुम मुझसे ज्यादा ही जानते हो, लेकिन ये तो बताओ कि तुम खुद ही सरदारगढ़ क्यों नहीं चले गए थे? 4 आदमी हर वक्त मेरी निगरानी करते हैं। ये तो है कैप्टन फयाज के आदमी, और तुम्हारे बॉस के भी कुछ लोग हैं, दोनों यही चाहते हैं कि मैं सरदारगढ़ ना जाऊं। बड़ी अजीब बात है, मुझे ख्वामख्वाह छेड़ा गया है, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे लेन देन रखो। क्या बेचती हो? दर्द सर और उलझने। चलो ये भी ठीक है, जब जरूरत होगी तुमसे जरूर रजू लाऊंगा। दफतन वो उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरवाजे के करीब पहुंची और एकदम दरवाजा खोल दिया। फिर बाहर निकलकर लाउंज में इधर उधर नजर दौड़ाई। इसके बाद वो कमरे में पलट आई थी। दरवाजा बंद करके इमरान की तरफ मुड़ी और इस तरह होंठों पर उंगली रखकर इसकी आंखों में देखने लगी जैसे देर तक इसे खामोश रखना चाहती हो। इमरान होंकों की तरह इसे देखे जा रहा था। फिर वो तेजी से मेज के करीब आई थी और अपने वैनिटी बैग से डायरी और कलम निकालकर कुछ लिखने लगी थी। इमरान खामोशी से उसे देखता रहा। लिखना बंद करके इसने डायरी से वर्क फाड़ दिया और इमरान की तरफ बढ़ा दिया। खुदा के लिए मुझे और मेरे बाप को बचा लो, हम इस मरदूत के चक्कर में पड़ गए हैं। वो मेरे बाप की किसी ऐसी कमजोरी से वाकिफ हो गया है जिसकी बिना पर मेरा बाप ब्लैकमेल होने पर मजबूर है। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि वो कितने मुअज्जिज आदमी हैं। मैं तुमसे किसी न किसी तरह राब्ता कायम रखूंगी और मौका मिलते ही तुम्हें अपने बाप के पास ले चलूंगी। ब्लैकमेलिंग की कहानी इस वक्त से शुरू हुई थी जब मैं सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी। मेरी माँ मर चुकी थी। बाप ने मेरी परवरिश इसी अंदाज में की जिस अंदाज में इस ब्लैकमेलर ने चाहा। मैं इसके खून की प्यासी हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर इससे खौफजदा हो गए हो तो अभी बता दो, ताकि मैं इस खुशफहमी में ना मुब्तला रहूं कि तुम मेरे किसी काम आ सकते हो। इमरान ने तहरीर के इख्तिताम पर टटोलने वाली नजरों से इसे देखा। वो बराह रास्त इसकी आंखों में देखे जा रही थी। इमरान ने इसके हाथ से कलम लेकर पर्चे की पुश्त पर लिखा, मैं तो सिर्फ अपने दोस्त कैप्टन फयाज से आजिज हूँ कि ताल्लुकात की बिना पर धौंस जमाता रहता है। जहां तक तुम्हारे बॉस का ताल्लुक है, इस जैसे न जाने कितनों को ठिकाने लगा चुका हूँ। तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, वादा। लड़की ने इसे पढ़कर बेख्तियार अंदाज में इमरान का हाथ चूम लिया। इसकी आंखों में 2 मोटे मोटे कतरे झलकने लगे थे। सिगरेट लाइटर से इस पुर्जे को जलाने के बाद इसने इसकी राख भी मसल कर एशट्रे में डाल दी। अच्छा मिस्टर अली इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया, वो ऊंची आवाज में बोली। एक बार फिर आपको आगाह कर दूं कि इस तंजीम में मेरी कोई हैसियत नहीं है। आप जब चाहें खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूंगी। कतई जरूरी नहीं, मैं सिर्फ हाथी का शिकार करता हूँ। मैं देखूंगा कि मुझे सरदारगढ़ जाने से कौन रोक सकता है। तुम्हारे बॉस को अपनी बेबसी से लुत्फानंदोज ना होने दूंगा। और कुछ नहीं, बस हो सकता है कि हमारी मुलाकात दोबारा भी हो। तुम निहायत इत्मीनान से मेरे फ्लैट में आ सकती हो। इसकी जमानत देता हूँ कि मेरे आदमी तुम्हारा ताकुब नहीं करेंगे। इमरान उठता हुआ बोला, अगर तुम देखना चाहो तो इस वक्त भी देख सकती हो कि कितनी गाड़ियां मेरी गाड़ी का ताकुब कर रही हैं। मुझे यकीन है ऐसा जरूर होगा, लेकिन मैं सिर्फ हाथियों का शिकार करता हूँ। गीदड़ों पर हाथ डालकर क्या करूंगा? वो कमरे से निकलकर लाउंज में पहुंचा ही था कि एक आदमी को तेजी से जीनों की तरफ मुड़ते देखा। इसने पलटकर लड़की के कमरे की जानिब देखा। वो बाहर नहीं आई थी। शायद इसके बाहर जाते ही इसने दरवाजा बंद कर लिया था। इमरान ने मायूसाना अंदाज में सर को जुम्बिश दी और जेब में चिंगम का पैकेट तलाश करने लगा। बड़ी आहिस्तगी से जीने तय करके वो नीचे पहुंचा था और गाड़ी में बैठकर फ्लैट की जानिब रवाना हो गया था। सरदारगढ़ के पुलिस हेडक्वार्टर के एक कमरे में प्रोफेसर एक्स और रेखा चौधरी से पूछगछ हो रही थी। प्रोफेसर एक्स के चेहरे पर कुछ ऐसे तासुरात थे जैसे इसकी बड़ी तौहीन हो रही हो। मूड भी जारहाना था। मेरा नाम प्रोफेसर एक्स है, दफतन वो गुर्राया। आखिर आप लोग मेरा असल नाम क्यों जानना चाहते हैं? ये बहुत जरूरी है, डीएसपी से घूरता हुआ बोला। मैं सरदारगढ़ में 15 साल से मुकीम हूँ। ये और बात है कि कभी कभी 2-4 माह के लिए दूसरे ममालिक के दौरे पर चला जाता हूँ। यहाँ मुझे बेशुमार लोग जानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेहद अहम मामला है। मरने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर का लड़का था। तो क्या मैंने इसे मार डाला? मरना होता है तो सब ही मर जाते हैं। उसे मरना था मिस्टर पुलिसमैन, वहां ना मरता कहीं और मर जाता। तुम हद से बढ़ रहे हो। मजबूरन तुम्हें हिरासत में लेना पड़ेगा। ये भी करके देख लो। 1 घंटे से ज्यादा मुझे मेहमान ना रख सकोगे। शोबदागरी मेरा पेशा है, लेकिन जिस वक्त यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को मालूम होगा कि मैं तुम्हारी हिरासत में हूँ तो तुम्हारी कारकर्दगी का रिकॉर्ड गंदा हो जाएगा। देखा जाएगा, डीएसपी गुर्रा कर एक मतहत से बोला। बंद कर दो। जैसे ही वो उठा,
प्रोफेसर की नजर इसके चेहरे पर जम गई। वो जहां था वहीं जम गया और किसी सहरज़दा की तरह प्रोफेसर की आंखों में देखता रहा। फिर धम से कुर्सी पर बैठ गया। इसके चेहरे पर पसीने की धारें रवां थीं और आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही थीं। ये क्या हुआ? डीएसपी बराई हुई आवाज में बोला। ये तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, प्रोफेसर ने मजाकाखेज अंदाज में कहा। इतनी दूर बैठा हुआ हूं। मातहत ऑफिसर की हालत गैर होने लगी थी। डीएसपी ने बेबसी से इसकी तरफ देखा, फिर प्रोफेसर की तरफ देखने लगा। मैं जिस कुव्वत के हसार में हर वक्त रहता हूं वो मेरी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मरने वाला जबरदस्ती नहीं लाया गया, अपनी खुशी से रेखा के मुकाबिल रक्स करने आया था। मुझे इल्म है कि वो किसका बेटा था। मैं पूछ रहा हूं इसे क्या हो गया है? डीएसपी ने मातहत ऑफिसर की तरफ हाथ उठाकर कहा। अभी ठीक हो जाएगा, प्रोफेसर ने लापरवाही से कहा। मेरी आंखें गुस्ताखाना नजरों को इसी तरह कुचल कर रख देती हैं। डॉक्टर को फोन करो, डीएसपी ने दूसरे ऑफिसर से कहा और वो बाहर चला गया। डॉक्टर उसे होश में नहीं ला सकेगा। प्रोफेसर, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मुनासिब होगा कि तुम अपना लहजा ठीक रखो। तुम एक कानून के मुहाफिज से हम कलाम हो। मुझसे अभी तक कोई गैर कानूनी फेल सरजद नहीं हुआ। प्रोफेसर ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। दफतन रेखा बोली। प्रोफेसर प्लीज। वो बेहोश ऑफिसर की तरफ देखे जा रही थी। अच्छा, प्रोफेसर सर हिलाकर बोला। पलकें चिपकाए बगैर बेहोश ऑफिसर की तरफ देखने लगा। पहले इसकी आंखें मुतहरिक हुई थी और फिर पेशानी पर शिकन नमूदार हुई और हल्की सी कराह के साथ इसका पूरा जिस्म हिल कर रह गया। डीएसपी कभी प्रोफेसर की तरफ देखता था और कभी ऑफिसर की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता इसने आंखें खोल ली। चंद लम्हे यूं ही पड़ा रहा, फिर एक बैग सीधा हो बैठा। क्या हुआ था? क्या बात थी? डीएसपी ने उसे मुखातिब किया। ओह कुछ नहीं जनाब, शायद सर चकरा गया था। इतने में वो ऑफिसर भी आ गया जो डॉक्टर के लिए फोन करने गया था। ठीक इसी वक्त प्रोफेसर उठता हुआ बोला। अच्छा मिस्टर डीएसपी, मैं तो चला अब। वारंट के बगैर तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकोगे और अब मैं किसी किस्म की भी जवाबदेही के लिए हेडक्वार्टर नहीं आऊंगा। अच्छी बात है, अब यही होगा, डीएसपी गुर्राया। बाय बाय। दरवाजे के करीब पहुंचकर प्रोफेसर ने हाथ हिलाया था। रेखा चौधरी भी इसी के साथ चली गई थी। इसका रिकॉर्ड आ गया है जनाब, इस ऑफिसर ने कहा जो कुछ देर पहले बाहर गया था। कहाँ है? ऑफिस में। तुमने देखा? यस सर। आप इसके लिए आसानी से वारंट हासिल ना कर सकेंगे। जजों और मजिस्ट्रेटों की आंखों का तारा है। पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो। जस्टिस फजल करीम इसके गहरे दोस्तों में से हैं, ये मैं पहले से जानता था और इसका नाम अभी अभी रिकॉर्ड में देखा है। कर्नल जब्बार गजनवी दूसरी जंग अजीम में अफ्रीका के महाज पर लड़ चुका है। यहाँ के बेहतरी सिविलियन ऑफिसर इसके मातहत रह चुके हैं। ओह, डीएसपी उठ गया। फोन की घंटी बजी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो हेलो हैंडसम, दूसरी तरफ से नस्वानी आवाज आई। आपकी तारीफ? आलिया इमराना, इतनी जल्दी भूल गए? मैं तो समझा था शायद अब कभी मुलाकात ना हो। हालांकि तुमने मुझसे एक वादा किया था। किया तो था, लेकिन आजकल किसी बात पर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? दाल तरकारी ने अकल खप्त करके रख दी है। अपना बकरा खुद ज़बह करना सीखो। बकरे की माँ जो खैर मनाती रहती है, तरस आ जाता है। खैर, अब तुम आ जाओ अपने मामले की तरफ। कसाबों से तो मैं समझ लूंगा। बकरे का गोश्त 4 आने शेर ना बिखवा दिया तो कुछ ना किया। 10 बजे सी साइड हेवन में मिलो। नाक वही रहेगी या दूसरी? मेरी नाक के पीछे क्यों पड़ गए हो? खतरनाक है। ठीक 10 बजे सी साइड हेवन। 4 गाड़ियां मेरे पीछे दौड़ती हैं और ये जुलूस मुझे कतई पसंद नहीं आता। तुम खुद ही क्यों ना आ जाओ यहाँ? मेरी दानस्त में यही बेहतर होगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन खैर, देखा जाएगा। कहो कहो, क्या कहना चाहती हो? कुछ भी नहीं, कहकर दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। इमरान रिसीवर रखकर खिड़की से बाहर देखने लगा था। निगरानी करने वाले अब भी मौजूद थे, लेकिन आज इनमें फर्क करना दुश्वार था कि कौन फयाज का आदमी है और कौन इस नामालूम शख्सियत से मुतल्लिक है। इसे तो फिलहाल फ्लैट ही तक महदूद रहना था। ठीक 10 बजे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। इमरान ने जोसेफ को दरवाजा खोलने का इशारा किया था। जोसेफ पलटा तो इसका मुंह हैरत से खुला हुआ था। एक बूढ़ी औरत, इसने हमकाना अंदाज में इतला दी। अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान सर हिलाकर बोला। वो तुमसे मिलना चाहती है बॉस। अच्छा, इमरान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। बुलाओ और बिठाओ, मैं जरा अपने बाल दुरुस्त करके आऊं।
اس نے مسکراकर जोसेफ को आंख भी मारी थी। जोसेफ पर तो जैसे हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा था। इमरान दूसरे कमरे में चला गया। वो चंद हमें बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा, फिर सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा और मुअम्मर खातून से बोला, तशरीफ लाइए मोहतरमा। औरत बूढ़ी जरूर थी, लेकिन लिबास के रख रखाव के मामले में जवानों से भी ज्यादा तेज मालूम होती थी। वो जोसेफ की तरफ उंगली उठाकर बोली, तुम्हारा मिस्टर अली इमरान से क्या ताल्लुक हो सकता है? वो मेरे मालिक हैं, लेकिन तुम तो सूरत से अक्लमंद मालूम होते हो। आप कहना क्या चाहती हैं? जोसेफ ने गुस्सीले लहजे में कहा। कुछ नहीं, जाओ। वो हाथ उठाकर बोली, उसे जल्दी भेज दो, मेरे पास वक्त कम है। जोसेफ इस कमरे में आया जहां इमरान आईने के सामने खड़ा खुद को मुख्तलिफ जावियों से देखने की कोशिश कर रहा था। उसे जल्दी है बॉस, इसने नाखुशगवार लहजे में कहा। किस उम्र की होगी? 60 साल से कम नहीं मालूम होती। ठीक है, इस घर को इसी उम्र की औरत संभाल सकती है। क्या मतलब बॉस? जल्द ही देख लोगे कि मैं तुम लोगों से किस किस्म का इंतकाम लेने वाला हूँ। जोसेफ कुछ ना बोला, हैरत से उसे देखता रहा। सिटिंग रूम में तुम्हारी मौजूदगी जरूरी नहीं होगी। कमरे से निकलते वक्त इसने जोसेफ को मुखातिब किया था। बूढ़ी औरत आराम कुर्सी पर नीम दराज थी। इमरान को देखकर भी इसकी पोजीशन में कोई तब्दीली ना हुई। आखिर कितनी देर बाद मुलाकात हो सकेगी? इसने इमरान को घूरते हुए गुस्सीले लहजे में पूछा। किस से? इमरान बोला, मिस्टर अली इमरान से। ओहो, ठहरिए, मैं अभी भिजवाता हूँ, इमरान ने कहा। फिर इसी कमरे में आया, ड्रेसिंग मेज की दराज से रेडीमेड मेकअप निकाला और इसे नाक पर फिट करता हुआ सिटिंग रूम में दाखिल हुआ। बूढ़ी औरत उसे देखते ही बुखलाकर खड़ी हो गई। फूली हुई नाक के नीचे घनी मूंछों का सायाबान खौफनाक था। कौन? वो हिकलाई। किससे मिलना है आपको? इमरान ने बदली हुई आवाज में पूछा। अली इमरान से। तो फिर मिलिए, आप बहुत खूबसूरत हैं। तमीज से बात करो, तुम इमरान नहीं हो। आप कौन हैं? मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या सरोकार? ठीक इसी वक्त फोन की घंटी बजी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से कैप्टन फयाज की आवाज सुनाई दी। इमरान, वो बुखलाए हुए अंदाज में कह रहा था, डॉक्टर सिजाद ने खुदकुशी कर ली। कब? अभी इत्ला आई है। अफसोस हुआ, अगर तुम मेरी राह में हायल ना होते तो इसकी नौबत ना आती। अब तो कुछ न कुछ होना ही चाहिए। वहां की पुलिस कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं जो कुछ करूंगा अपने तौर पर करूंगा। तुम्हारी मर्जी। मैं पहली फ्लाइट से सरदारगढ़ जा रहा हूँ, फयाज ने कहा। जाओ, शायद वहीं मुलाकात हो। हाँ, खुदकुशी की नौयत क्या है? गले में रस्सी का फंदा डालकर फांसी लगाई। गला घोंटने के बाद भी लगाया जा सकता है। मैं इसी के इम्कानात पर गौर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। हाँ, तो आलिया इमराना साहिबा वही हुआ जिसका खदशा था। वो बूढ़ी औरत की तरफ मुड़कर बोला। क्या? डॉक्टर सिजाद को फांसी देकर खुदकुशी का केस बनाया गया है। वो तो होना ही था। अगर तुम लोग तेजी ना दिखाते तो वो शायद जिंदा होता। तुम किस लिए आई हो? कितनी बार पूछोगे? तुमने वादा किया था। अगर तुम और तुम्हारे वालिद साहब भी इसी तरह मारे गए तो? अल्लाह मालिक है, मैं तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। अच्छा, तो फिर मुझे कहाँ ले चलोगी? सरदारगढ़ से 20 मील इधर ही हमारा फार्म है। सरदारगढ़ से 20 मील इधर सिर्फ एक ही फार्म है, ब्रिगेडियर सोहराब का फार्म। ओह, तो तुम जानते हो? तो क्या तुम ब्रिगेडियर सोहराब की बेटी हो? दफतन इसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और इमरान बुखलाकर चारों तरफ देखने लगा। जोसेफ भी दूसरे कमरे के दरवाजे में आ खड़ा हुआ था। इमरान ने उसे हट जाने का इशारा किया। सलमान इस वक्त फ्लैट में मौजूद नहीं था। इससे क्या फायदा? इमरान आगे बढ़कर इसका शाना तपकता हुआ बोला। पहले इसके लिए काम करने पर मजबूर थी, अब अपने लिए भी थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो। मैं खाइफ हूँ इमरान, अपने लिए नहीं, अपने बाप के लिए। इनके बाद मैं बिल्कुल तन्हा रह जाऊंगी। इन्होंने एक माँ की तरह मेरी परवरिश की है। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मगर तुम अभी शायद कैप्टन फयाज से वादा कर चुके हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मामला एक ही ग्रोह का है। लेकिन जिस खदशे के तहत फयाज ने तुम्हें सरदारगढ़ नहीं जाने दिया था, वही मेरे लिए भी मौजूद है। मैं कहता हूँ, तुम कतई फिक्र ना करो। मैं किसी न किसी तरह तुम्हारे फार्म पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन एक दुश्वारी जरूर पेश आएगी। वो क्या? लड़की चौंक कर इसे गौर से देखती हुई बोली। जरूरी नहीं कि तुम्हारे डैडी इस मसले पर गुफ्तगू करने के लिए आमादा हो जाएं। अरे इनके सामने तो नाम भी ना लेना, फिर बात कैसे बनेगी? क्या तुम किसी और तरह मुजरिम तक नहीं पहुंच सकोगे? देखूंगा, इमरान ने पुरतफक्र लहजे में कहा। बस अब तुम जाओ, ज्यादा देर तक तुम्हारा यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। मैं दरअसल किसी न किसी तरह तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई थी,
लेकिन डॉक्टर सज्जाद के बारे में मालूम करके हिम्मत छोड़ बैठी। मेरे लिए बस इतनी ही मालूमात काफी हैं कि मामला ब्रिगेडियर सोहराब का है और तुम इनकी बेटी हो, तो फिर मैं बेहतरी की उम्मीद रखूं? 100%। लेकिन फार्म में मुझसे मुलाकात ना हो सकेगी। क्यों? इसी ब्लैकमेलर का हुक्म है कि मैं फार्म से दूर दूर रहूं। बड़ी अजीब बात है। और तुम्हारे बाप को मालूम है कि तुमको इसके लिए काम करना पड़ता है? हाँ। इतने ज्यादा खाइफ हैं? हाँ, मैं यही समझती हूँ। बहरहाल तुम इनसे दूर रहती होगी। मुझे वीराने की जिंदगी पसंद नहीं, इसलिए सरदारगढ़ में रहती हूँ। वो ब्लैकमेलर तुमसे राब्ता किस तरह कायम करता है? फोन पर। आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो कहाँ से फोन करता है। सवाल यह है कि पता कौन लगाए। इस अंदाज की गुफ्तगू ही नहीं होती कि एक्सचेंज ही वालों को चौंकना पड़े। वो फोन पर सिर्फ ये इतला देता है कि किस काम के लिए हिदायत कहाँ से मिलेंगी। मिसाल के तौर पर यह बताओ कि मुझे और कैप्टन फयाज को इस फार्म तक पहुंचाने के लिए किस तरह हिदायत मिली थी। फोन पर सिर्फ इतनी सी बात कही गई थी कि तुम्हारे बरामदे में सतून के करीब रखे हुए पाम के गमले के नीचे लिफाफा मौजूद है। ओह, तो हिदायत तहरीरी होती हैं। हाँ, फोन पर कोई ऐसी बात नहीं कही जाती जिस पर खास तौर पर शुबा किया जा सके या तवज्जो दी जा सके। महफूज तरीका है, इमरान ने पुरतफक्र लहजे में कहा। थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, क्या तुम इस वक्त महज याद दहानी के लिए आई थी? नहीं, इसलिए आई थी कि तुम्हें साथ ले चलूंगी, लेकिन अब इरादा बदल दिया है। भला किस तरह साथ जाती? एक ऐसे आदमी के मेकअप में जो ग्रोह के लिए काम करता है, लेकिन आजकल यहाँ मौजूद नहीं है। वो एक आध बार मेरे साथ भी काम कर चुका है। इसकी तस्वीर है मेरे पास। मेरा ख्याल है इस तस्वीर के सहारे मेकअप कर सकोगे। अगर तुम्हें कुछ दुश्वारी होगी तो मैं मदद करूंगी। तस्वीर निकालो। इसने वैनिटी बैग से एक तस्वीर निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दी। वो इसे कुछ देर गौर से देखते रहने के बाद बोला, मेकअप मुमकिन है, लेकिन इसका नाम क्या है? मैं इसे आर्थर के नाम से जानती हूँ। खैर, तो अब मेरे लिए क्या तजवीज है? तुम इसी शक्ल में कुछ दिन डैडी के फार्म पे गुजार सकते हो। वो इसे उस शख्स के मुलाजिम की हैसियत से जानते हैं, इसलिए इन्हें वहां तुम्हारे कयाम पर कोई इतराज ना होगा।